अच्छा ये देखो इंडिकेटर्स, and they are used in titrations. तो पहले जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा उसका लॉजिक समझते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। Indicators are the substances which indicate the end point of titration by changing their color। कि जैसे ही एक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पहुंचता है वो एक कंप्लीट कलर चेंज शो करता है नियर द एंड। तो उससे जैसे मान लो उसमें एक हो सकता है कलरलेस था, कलरलेस से कलर हो गया, या एक कलर C1 था, दूसरा कलर C2 जो कि कम्प्लीटली आपको डिस्टिंक्ट लगे, तो इससे ही कलर चेंज हो गया। नॉर्मली अगर कलरलेस से कलर होना है तो प्रेफर ये करते हैं कि एंड पॉइंट पे जैसे कलर से कलरलेस को विजुलाइज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। कलर दिख रहा है तो समझ में नहीं आएगा कलर लेस किस समय पे होगा, तो कलरलेस से कलर अगर चेंज वो चेंज ह्यूमन आई के लिए विजुलाइज करना ज़्यादा। अगर हम नॉर्मली कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे चॉइस अवेलेबल है कि एंड पॉइंट पे कलरलेस से कलर जाए या कलर, जैसे उसका कारण क्या होगा कि हम ब्यूरेट में क्या लें और फ्लास्क में क्या लें, तो हम जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ ये प्रेफर करते हैं कि कलरलेस और कलर का सिचुएशन है तो चेंज कलरलेस से कलर हो रहता है कलर से कलरलेस। फिर तो इंडिकेटर्स इतना ही हो गए। होते क्या है केमिकली, केमिकली दे आर वीक organic acids or weak organic bases। जब हम एसिड बेस टाइट्रेशंस की बात करते हैं इन एसिड बेस टाइट्रेशंस we can use many indicators, but for us two are very important और mainly two ये दोनों में ही आता है क्वेश्चन जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। वन इज मिथाइल ऑरेंज फिनोक्सीन वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। अब जैसे फिनोक्सीन
अभी मैं इसका एक्चुअल फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा हूँ एज ए इंडिकेटर, तो उसको मैं एक वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ HIN। और H प्लस निकल गया तो उसका कॉन्जुगेट बेस रह गया, तो ये IN इज फॉर इंडिकेटर का जो बचा हुआ है। तो ये क्या होता है, तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो इसका अपना एक K भी होगा, तो ये इसका एक इक्विलिब्रियम होता है। और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, K इंडिकेटर बोल दो। तो इसमें होता क्या है, ये दिस इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दिस इज आयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहां पे इसका जो आयोनाइज्ड फॉर्म है ये कलर्ड होता है पिंक, और ये कलरलेस। अच्छा, किसी समय, और ये H प्लस है, तो इसमें जो इसका K होगा दैट इज H प्लस, जो K इंडिकेटर भी कह सकते हैं, IN माइनस अब बात क्या है कि क्योंकि एक इक्विलिब्रियम है, तो जब ये कलर्ड फॉर्म होगा उस समय ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, ये वाला आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों ही कलर्ड, अलग अलग कलर हो। तो इस इंडिकेटर का, ये जो H प्लस है, ये H प्लस केवल वो H प्लस नहीं है जब इसे हम इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे तो एक किसी मिक्सचर में ये चला जाएगा। तो ये जो H प्लस है, ये H प्लस उस मिक्सचर का सॉल्यूशन हो सकता है। वही उस मिक्सचर में एक एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का जिस तरह से pH बदल रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इक्विलिब्रियम में ये जरूरी नहीं है कि ये H प्लस केवल इसी इक्विलिब्रियम से है, कहीं से भी है, इसका कंसंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है। या जब हम इसका ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें सॉल्यूशन में जो भी H प्लस अवेलेबल है उससे मतलब है, ये नहीं मतलब है कि उसका सोर्स ये था या कोई और है। तो जब हम इसे एज एन इंडिकेटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम और वही एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो उनके एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, मेनली pH चेंज पे ही चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। तो एंड पॉइंट पे जो हमारे पास जो अदर सेट है, जो मेन रिएक्शन हो रही है, उसका कुछ H प्लस बदल रहा होगा, तो उसका जो H प्लस है वही H प्लस ये भी हो जाएगा। तो ये H प्लस के वो H प्लस दिए जो कि इधर से आए सॉल्यूशन में जुड़ गई। अच्छा, ये दोनों, ये कलर है, ये कलरलेस है, समटाइम दोनों ही कलर हो सकती है, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म। अब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, अवेलेबल तो दोनों फॉर्म है, या दोनों कलर फॉर्म भी, कलर भी हो सकती थी, पर इंडिकेटर में क्या होता है कि भाई एक ह्यूमन आई को अगर कोई एक पर्टिकुलर कलर, मतलब दो चीज़ें कलर भी है, पर एक नॉर्मल सेंसिटिव आई के लिए बोला गया है कि अगर उसे किसी एक कलर को डिस्टिंक्टली देखना है और दूसरा कलर ही अवेलेबल है, तो जो डिस्टिंक्टली देखना है जिस कलर को, वो कलर कंसंट्रेशन वाइज, वो स्पीसीज कंसंट्रेशन वाइज 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा दूसरे के हो, तो आपको उसका कलर डिस्टिंक्टली दिख जाता है। मतलब अगर जो IN माइनस का कंसंट्रेशन है, जिस समय जिस pH पे IN माइनस HIN के कंपेयर, HIN तो यहाँ पे कलरलेस है तो इतनी दिक्कत ही नहीं है, IN के बनने से भी समझ आता है, पर फिर भी डिस्टिंक्टली पिंक विजुअल होने के लिए अगर IN माइनस का HIN के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन 10 टाइम्स उससे ज़्यादा हो तो आप IN के कलर को देख पाओगे। जैसे अगर दोनों कलर हो, मान लो कि आपके पास सिचुएशन ऐसी हो, हम फिनोप्थिन की बात नहीं करते, कोई भी जनरल बात करते हैं कि कोई भी इंडिकेटर है, नॉट नेसेसरी फिनोप्थिन, इसमें इसका कलर C1 है
इसका कलर C2 है। अगर आपको इस कलर को डिस्टिंक्टली देखना है तो ये वाला कंसंट्रेशन इन जनरल इसका 10 टाइम्स और मोर होना चाहिए। और इफ यू वांट टू सी दिस कलर डिस्टिंक्टली देन दिस कंसंट्रेशन शुड बी 10 टाइम्स और मोर देन दिस। समटाइम अब क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है कोई बहुत ही सेंसिटिव आई है वो 5 टाइम्स में भी देख लेती तो फिर जो दिया डेटा वो यूज करेंगे, बट इन जनरल एक डेटा यूज करते हैं 10 टाइम्स और। तो मान लो कि इन जनरल अभी हम ये फिनोक्सिन नहीं है, ये कोई भी इंडिकेटर है और इसका K का वैल्यू लेट्स से 10 पावर माइनस 5 है। इसका K का वैल्यू 10 पावर माइनस 5 इस एसिड का, इस वीक एसिड जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करना चाहते हैं। तो अब कोई बोले कि इसकी वर्किंग रेंज क्या होगी, व्हाट विल बी द वर्किंग रेंज ऑफ दिस इंडिकेटर। तो एक्चुअली देखो मतलब ये कौन से टाइट्रेशन से वर्केबल होगा जहाँ पे ये अपना कंप्लीट कलर चेंज शो कर सके। तो हमने एक बात मान के चली कि कंप्लीट कलर किसी चीज़ का दिखने के लिए उसका कंसंट्रेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स या मोर। पहले इसका K का एक्सप्रेशन है H प्लस IN माइनस। अच्छा, इसमें अगर हम pH बढ़ाना मतलब H प्लस कम करना, pH कम करना H बढ़ाना, तो अगर जितना H प्लस कम करेंगे यानी pH बढ़ाएंगे तो H प्लस कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएंगे। यानी जितना कम H प्लस होगा जितना ज़्यादा pH होगा ये H प्लस रिएक्ट करेगा बेस से और रिएक्शन आगे जाएगी, यानी ये वाला कलर दिखने के चांसेस ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा H प्लस करेंगे मतलब मोर एसिडिक करेंगे ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इसके कलर दिखने के चांसेस होंगे। तो अब इसकी वर्किंग रेंज निकालनी है तो K ये हुआ। अब इसमें अगर हमको और ये K नीचे गया 2C कलर C2 डिस्टिंक्टली, ये रेशियो क्या होना चाहिए HIN/I-। अगर इसको डिस्टिंक्टली देखना है तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, दिस रेशियो शुड बी लेस देन 0.1 या दिस बाय दिस शुड बी मोर देन 10। तो भाई तो आपका जो H प्लस बाई K शुड बी, जो कि ये वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0.1, H प्लस हो जाएगा तो log H प्लस हो जाएगा बेस 10 K.1, माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा तो pH हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस K 10⁻5 है तो ये हो गया -10⁻6 इधर आके, यानी अगर pH ग्रेटर देन 6 है एंड मतलब जिस ये इंडिकेटर कोई सब्सटेंस को अगर आप ऐसे किसी सॉल्यूशन में ऐड करो जिस समय फिर pH मोर देन 6 है तो ये वाली स्पीसीज कंपेयर टू दिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपको वो कलर C2 डिस्टिंक्टली विजिबल। अब टू सी द HI कलर ऑफ HI डिस्टिंक्टली, उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो इतना ही बनाओ, बट नाउ दिस वैल्यू शुड बी मोर देन 10 है ना। टू सी HI है या कलर C1
डिस्टिंक्टली। दिस HIN जिसके कारण ये कलर है should be which is equal to H plus by K, it should be greater equal to 10। H plus क्या हो गया, K इंटू 10 हो गया, 10 का -4, K इक्वल टू 10⁻5 लिए तो log लेंगे, ग्रेटर इक्वल -4 हो गया, log 10⁻4 और माइनस करेंगे तो साइन PH, यानी pH अगर 4 या उससे कम है तो आपको ये वाला कलर दिखेगा, और pH अगर pH कम मतलब H प्लस ज्यादा, H प्लस रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो 4 से कम pH पे यू विल बी एबल टू सी दिस कलर डिस्टिंक्टली, और 6 से ज़्यादा पे यू विल बी एबल टू सी दिस कलर डिस्टिंक्टली। क्या मतलब हुआ इस बात कि अगर कोई पूछे कि इस इंडिकेटर को आप एक टाइट्रेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर बेस्ट सूटेड किसके लिए, ये तभी सूट करेगा क्योंकि इंडिकेटर का मेन पर्पस क्या है, कलर चेंज देना। तो आपने मान लो एक ऐसे टाइट्रेशन के लिए इस इंडिकेटर को यूज़ किया कि एंड पॉइंट पहुंचने से पहले pH 8 था और एंड पॉइंट पहुंचने के बाद pH 10 हो गया, तो क्या ये इंडिकेटर किसी काम का है? क्योंकि pH अगर 8 था पहले, कलर क्या था C2, ये जो पहला कलर दिखाया था ये कलर, और 10 पे भी C2, तो ये अच्छा इंडिकेटर काम कब करेगा, ये काम तब करेगा जब आपका जो एंड पॉइंट पे जो pH बदलता है वो इस जो रेंज है 4 और 6 इसको क्रॉस करे। मान लो ये 4 है, यहाँ 6 है, मान लो कि आप किसी टाइट्रेशन में ब्यूरेट से बेस ऐड कर रहे हो तो pH धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपका एंड पॉइंट उस रिएक्शन का ऐसा होना चाहिए कि जस्ट एंड पॉइंट से पहले pH इससे कम है, तो आप कौन सा कलर देखोगे, C1, और जैसे ही आपका एंड पॉइंट पहुंचे जब इक्विवेलेंट बराबर हो जाए pH शुड जंप एंड क्रॉस, तो आपको क्या देगा, ये क्या करेगा, ये अपना कलर C1 से C2 और आप बोलोगे एंड पॉइंट आ गया। पर आप एक ऐसे इन टाइट्रेशन के लिए इसको यूज कर रहे हो जिसका एंड पॉइंट से पहले pH 8 है, तब भी आपको C2 कलर ही दिख रहा है, और एंड पॉइंट आया तब pH 10 हो गया, तो आपको क्या फायदा है? तब ये इंडिकेटर उस वाले सिचुएशन के लिए सही इंडिकेटर नहीं है। इट कुड बी अदर वे अराउंड कि मान लो कि आप एसिड ऐड कर रहे हो तो एंड पॉइंट से पहले pH 6 से ज़्यादा हो, और जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचे ड्रॉप आप ऐड करो pH 4 से कम हो जाए, तो इसकी वर्किंग रेंज क्या हुई, इसकी वर्किंग रेंज हुई 4 से 6, मतलब whenever you are using this indicator, this substance as indicator in a titration, you have to ensure कि उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में एंड पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद pH इस रेंज को क्रॉस करे, आइदर यहाँ से यहाँ, अगर आपका टाइट्रेशन में ब्यूरेट से ऐड करने में pH धीरे धीरे बढ़ रहा है तो शुड जंप 4 to 6, 4 से कम 6 से ज़्यादा, या अगर आप बेस ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, pH धीरे धीरे कम हो रहा है तो इट शुड 6 से ज़्यादा से 4 से, तो ये उसकी वर्किंग रेंज हो जाएगी। तो ये तो आपका हो गया जब एक और वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है। फिनोल-3 इस कैटेगरी में आता है, और फिनोल-3 का जो K और का वैल्यू है वो इस तरीके का है कि pH अगर 8.2 से कम होता है टाइट्रेशन में तो वो 8.2 हो या 5 हो या 6 हो, इस समय कलरलेस रहता है। पर जैसे ही pH आपका 8.2 से 10.2 और पहुंच जाता है तो बेसिक ज़्यादा हो गया, तो इसका वो रिएक्शन आगे चला जाता है, ये वाला ये बन जाता है कलर स्पीसीज, पिंक कलर स्पीसीज। तो वर्किंग रेंज ऑफ जो फिनोल-3 है वो है 8.3 pH से लेके
10.2 या 10.3। तो अगर आप फिनोप्थलीन को किसी जगह यूज़ करना चाहते हो तो वहीं पे सूटेबल होगा जहाँ पे pH 8 से कम से 10 या उससे ज़्यादा जा रहा हो, या 10 पॉइंट या उधर से इधर आ रहा हो। पर आप एक ऐसे कहीं काम कर रहे हो कि एंड पॉइंट से पहले pH 3 था, एंड पॉइंट के बाद 6 हो गया, तो फिनोप्थलीन इज नॉट अ राइट कैंडिडेट फॉर इंडिकेटर, क्योंकि वो तो फिर क्या होगा, पहले भी कलरलेस था, बाद में 6 में भी कलरलेस, या मान लो आपका pH बढ़े भी गया, एंड पॉइंट और ऐड कर दिया, पर आपको एंड पॉइंट के जस्ट बाद तो 6 था, तो 6 में भी कलरलेस है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंडिकेट कैसे होगा, एंड पॉइंट आ गया। तो इसकी वर्किंग रेंज 8.3 से 10.3 समथिंग लाइक दैट होती है। मिथाइल ऑरेंज एक वीक ऑर्गेनिक बेस। तो एक तो क्या होता है कि कभी का आयोनिक में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि एक इंडिकेटर दे दिया, उसका K दे दिया, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस इंडिकेटर का वर्किंग रेंज क्या हो। फिर एक है कि इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट। इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट डजंट मीन कि pH प्रोड्यूसर। इंडिकेटर न्यूट्रल मतलब कलर जो स्पीसीज हैं उनके टर्म्स में वो दोनों बराबर हो जाए। जैसे इस वाले में कोई पूछे ये दोनों C1 C2 है, पर इस इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कलर क्या होगा कि जिस समय ये दोनों कंसंट्रेशंस सेम हो, मतलब K शुड बी इक्वल टू H प्लस, ये दोनों सेम हो जाए, K इक्वल टू H प्लस, यानी log H प्लस K H प्लस कितना होगा 10⁻⁵, pH 5, यानी pH इक्वल टू 5 पे क्या होगा, दोनों ही स्पीसीज जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है दे विल हैव द सेम कंसंट्रेशन, एंड यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू डिसाइड कि क्या कलर आपको डिस्ट्रीब्यूट। तो हो गया इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट। मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज एक वीक ऑर्गेनिक बेस है, तो मुझे मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे ऑर्गेनिक के समय, जब वहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर आएगा नहीं बताऊंगा। अभी इसको मैं MEOH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Me एक तरह से या INOH भी कह सकते हो। बेसिक वीक ऑर्गेनिक बेस, so it is giving इतना लेट आके कैसे फायदा होगा। येलो, ये जो स्पीसी होती है ये येलो कलर होती है, और ये रेड कलर होता है। तो इसमें अगर pH कम हो, pH कम होगा मतलब H प्लस ज़्यादा हो, H प्लस ज़्यादा होने पे क्या होगा, H प्लस इस OH को कंज्यूम करेगा और ये रिएक्शन आगे जाएगी। तो कम pH पे इट विल शो रेड कलर, और ज़्यादा pH पे pH जैसे जैसे बढ़ेगा OH बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो ज़्यादा pH पे इस कलर के दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर इसका जो Kb है, जो इसका बेस्ड जो कांस्टेंट है, वो इस तरीके का है कि जो pH अगर आपका 3.1 से कम तो आपको रेड कलर दिखता है, ये वाला, और pH 4.5 से ज़्यादा हो
मतलब ये क्या दिखा जो काम इसका वर्किंग रेंज क्या है, इसकी वर्किंग रेंज दोनों एसिडिक पीएच में ही 8 तक जा ही नहीं ना, तो इसका 4.5 होता है, तभी येलो दिखाता है। समवेयर इन बिटवीन पीएच हो तो येलोइश ऑरेंज दिखे, तो यानी ये इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज उन सिचुएशंस के लिए बेहतर होगा जिसमें एंड पॉइंट पे पीएच 3.1 से कम से 4.5 से ज़्यादा हो, या 4.5 से ज़्यादा से 3.1 से कम हो सडनली, देन इट विल चेंज रेड टू येलो या येलो टू। पर आप एक ऐसे टाइट्रेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे एंड पॉइंट से पहले पीएच 6 है और एंड पॉइंट के बाद पीएच 9 है, तो इसका क्या कलर, 6 पे भी इसका कलर येलो और 9 पे भी इसका कलर येलो, तो आपको क्या इंडिकेट किया, कुछ नहीं, एंड को इंडिकेट ही नहीं है, अपना काम ही नहीं कैसे। ये काम कब करेगा, जब आपका टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट है वो इस रेंज क्रॉस करे, आइदर दिस वे और इस रेंज को क्रॉस करे, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ही जैसे आपने टेबल पहले भी पढ़ी होगी कि इंडिकेटर के संग उसकी रेंज दी हुई होती है, जैसे फिनोप्थलीन की दी हुई होती है 8.3 से कम कलरलेस, 10 से ज़्यादा पिंक। हम मेरे लिए भी 2 पे ही वो कर रहे हैं, फोकस आता भी वही है। फिनोप्थलीन के लिए पीएच लेस देन 8.3 कलरलेस, और पीएच ग्रेटर देन 10 पिंक, इसकी रेंज ही होती है। और मिथाइल ऑरेंज जो कि वीक ऑर्गेनिक बेस है, पीएच लेस देन 3.1 है, तो रेड, यानी मिथाइल ऑरेंज ने अगर एंड पॉइंट इंडिकेट किया है तो आपको ये बात दिमाग में आएगी, मिथाइल ऑरेंज अगर एंड पॉइंट इंडिकेट किया है तो जिन रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पीएच का एंड पॉइंट पे पीएच का चेंज इस रेंज को क्रॉस किया हो। अगर मैं ब्यूरेट से एसिड ऐड कर रहा हूँ तो वो 4.5 से ज़्यादा से 3.1 से कम पे गया होगा कि पीएच कम होता जा रहा होगा। अगर मैं बेस ऐड कर रहा हूँ तो एंड पॉइंट से पहले पीएच 3.1 से कम होगा और जैसे ही मैं ऐड करूँगा एंड पॉइंट पे पीएच 4.5 को क्रॉस कर गया होगा, तभी तो मुझे कलर चेंज कंप्लीट रेड टू येलो या येलो टू रेड दिख रहा है। अगर मेरा पीएच बढ़ता जा रहा है तो एंड पॉइंट पे मुझे रेड से येलो दिखेगा और कम होता जा रहा है तो येलो से रेड दिखेगा। सिमिलर था फिनोप्थलीन का केस। तो ये हो गए, इसीलिए तो ये तो इनकी वर्किंग रेंज, सूटेबिलिटी, ये सब बातें होंगी। अब क्या होता है, टाइट्रेशंस में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, आपका ये टाइट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग
तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है। आपने वॉल्यूम ऑफ बेस और यहां पे पीएच वैल्यू, तो इस शुरुआत में आपके पास मान लो यहां पे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना उनका पीएच काफी कम होता है, लेट्स से 2 होगा, 1 होगा इस तरह। फिर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना शुरू किया तो पीएच ये न्यूट्रलाइज होना शुरू हुआ। जब एग्जैक्टली दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो एग्जैक्टली जब एंड पॉइंट पहुंचेगा तो सर पीएच होगा 7 रूम टेम्परेचर। मतलब मूवमेंट यू विल एट द एक्स्ट्रा ड्रॉप आफ्टर एंड पॉइंट, आफ्टर द एक्सपीरियंस पॉइंट, जो एक्स्ट्रा ड्रॉप है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस की है, जब पीएच फिर शूट अप वेरी फास्ट। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप बेस को वॉल्यूम ऐड करोगे, पीएच जो स्टार्ट आपने सपोज किया 2 से, आपका जस्ट एंड पॉइंट जब नहीं पहुंचा है, यानी थोड़ी सी एसिड ज़्यादा है पर एसिड भी तो स्ट्रॉन्ग है, तो मान लो कि आपका जैसे जस्ट 1-2 ड्रॉप एसिड स्ट्रॉन्ग बचा हुआ है तो उस समय पीएच होगा 4, ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप बहुत बार क्या होता है वो चेंज आप 7 देख भी नहीं पाते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या होगा, 1 ड्रॉप पहले और 1 ड्रॉप बाद की सिचुएशन आती है। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे पीएच का स्टेप चेंज होगा। जैसे मान लो कि पहले पीएच 2 से लेके 4 तक गया, अभी तक मैंने क्या एसिड ज़्यादा है, पर जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड किया सडनली बेस ज़्यादा हो गया, तो ये सीधा इधर पे जंप करके और सीधा 11 पहुंच गया। मतलब ये वो वॉल्यूम है जिस समय जस्ट एंड पॉइंट पहुंच गया, मतलब आपने इतने मिलीक्यूलेंट ऐड कर दिए बेस के जितने मिलीक्यूलेंट एसिड के थे, और पीएच 4 से लेके सीधा 10, 11 ऐसा पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस एक्स्ट्रा हो गया। तो अब मुझे बताओ इसमें मिथाइल ऑरेंज काम करेगा क्या इसमें वाली सिचुएशन? मिथाइल ऑरेंज का नहीं काम करेगा। मिसाल पहले क्या था, 3.1 और था जब स्ट्रॉन्ग एसिड था, पर एंड पॉइंट पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 11 के आसपास आ जाएगा पीएच। तो मतलब रेड से पहले आपका कलर क्या था, जब ये स्टार्ट किए थे आप, जब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट किया था और आपने मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर दिया, कलर वाज रेड, और एंड पॉइंट पे क्या मिला, ये वर्केबल है। क्या फिनोप्थलीन वर्केबल है? जब शुरू किए थे तो क्या था, फिनोप्थलीन विल शो कलरलेस, पर जब 11 पहुंच गया तो इट विल शो पिंक कलर। तो ये है वर्केबल। इस टाइट्रेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज भी काम करेगा, as well as फिनोप्थलीन भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड सेकेंड है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड वर्सेस,
मतलब यहाँ पे वीक एसिड है, सब चीज बड़ी लॉजिकल है। वीक एसिड का पीएच क्या होता है? ये आपका करीबन 5 या 5.5 इसके आसपास। नॉर्मली वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब इस रेंज के आसपास। तो और इसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो, तो जब जस्ट एंड पॉइंट पहुंचेगा, जैसे एसिटिक एसिड आपके पास है, एसिटिक एसिड में NaOH ऐड कर रहे हो, तो एंड पॉइंट पे बनेगा केवल सोडियम एसीटेट। पर सोडियम एसीटेट का pH 7 नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि सोडियम एसीटेट जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, तो उसका अकेले सॉल्ट का pH भी 8.9 और जैसा होगा। और अगला ड्रॉप NaOH का ऐड होती है, pH और शूट अप हो जाएगा। तो यहाँ pH क्या होगा? इधर आपका कह सकते हो कि एंड पॉइंट से जस्ट पहले pH समवेयर विल बी होवरिंग अराउंड 7 से थोड़ा सा कम। बट द मोमेंट यू विल एडप्ट द एंड पॉइंट पॉजिटिव ड्रॉप, थोड़ा सा NaOH एक्स्ट्रा आ ही जाता है, pH विल शूट अप टू कोई अगेन 11 और के आसपास, या अगर एग्जैक्टली हुआ तब भी 9 और के आसपास। तो यहाँ पे जो ये कर्व होगा, आप बोल सकते हो ये 5 के आसपास से स्टार्ट हुआ, पर जो स्टीप चेंज है, मान लो ये 7 के आसपास जब है, तो उस समय ये जब तक एंड पॉइंट नहीं पहुंचा, पर जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचेगा ये स्टीप चेंज दिखाएगा और सीधा 11 और के आसपास पहुंच जाएगा। इसके लिए कौन सा इंडिकेटर काम का है, कौन सा नहीं? क्या मिथाइल ऑरेंज काम का है? यहाँ मिथाइल ऑरेंज काम का नहीं। क्यों? एंड पॉइंट से पहले pH क्या है? एंड पॉइंट से pH है, जब स्टार्टिंग में ही आपके पास क्या था? येलो। स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग से शुरू, स्टार्टिंग में क्या था? pH 5 के आसपास था, तो येलो, और बाद में भी और येलो हो गया, जैसा और डीपर येलो हो गया, तो वो तो कलर चेंज से नहीं पता चल रहा, तो मतलब येलो था, येलो ही रह गया। तो ये मिथाइल ऑरेंज इज नॉट द राइट चॉइस। और फिनोक्सिल केस में क्या होगा? पहले 4-5 के आसपास मतलब कलरलेस, और एंड पॉइंट पे फिनोक्सिल। बात समझ आई? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस ऐड कर रहा है, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है, पर एंड पॉइंट पे भी जब ये पूरा मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा है, तो क्या हुआ? पहले एसिडिक है, pH 2 और के आसपास है, फिर आप न्यूट्रलाइज करते जा रहे हो, मान लो न्यूट्रलाइज पूरा हो भी गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, पर अमोनियम क्लोराइड अकेला सॉल्ट अगर बन भी गया तो वो तब भी क्या रहेगा? इट विल स्टिल रिमेन एसिड, इट विल स्टिल रिमेन एसिडिक। यू इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। और उसके जो आप H4OH आप ऐड करोगे वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। ये अमोनियम आयन आपके पास ऑलरेडी इतना हो चुका है, ये NH4OH अब एसिड को बचा नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो प्रैक्टिकली आगे ऐड करने में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं है। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन एंड पॉइंट से शुरुआत में अच्छा खासा एसिडिक था, एंड पॉइंट पे भी एसिडिक रेंज में है। ये हो जाएगा कि 6 के आसपास पहुँच गया, 6.2 पहुँच गया, लेकिन 2 से 6.2
ये उसका रेंज है, मतलब उसके बाद वो मतलब बेसिकली 7 को ही क्रॉस नहीं करेगा मुश्किल, उसके आसपास ही घूमेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बनाएंगे 2 सपोज ये 7 है, तो यहाँ पे आप जब ऐड करोगे तो एंड पॉइंट स्टीप रेंज जरूर आएगा, चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब इसका ये फ्लॉप3 क्या काम करेगा नहीं, फ्लॉप3 लोग काम करेंगे, बाकी रेंज 8.2 से कम 10.3 से ज़्यादा ऐसी है, तो ये तो कलरलेस ही रह जाएगा फ्लॉप3। एंड पॉइंट से पहले भी कलरलेस, एंड पॉइंट के बाद भी कलरलेस। मिथाइल रेंज काम करेगा, कि मिथाइल रेंज शुरुआत में क्या होगा, ये रेड 3.1 से कम और 4.5 से ज़्यादा, ये काम करेगा रेड से। ये सही है, फिनॉल-3 इसमें काम। और जो वीक एसिड, वीक बेस के टाइट्रेशंस होते हैं, उनमें कभी भी पीएच स्टीप चेंज ही नहीं दिखाता। मतलब उसमें आप जैसे बेस ऐड करते आ रहे तो कि 5 के आसपास से स्टार्ट किया, 5 और 6 के बीच में से, तो पीएच धीरे धीरे ऐसे चेंज होता है, तो ना इसके लिए कोई भी सूटेबल इंडिकेटर नहीं। When weak acid, weak base titrations are involved। अच्छा, इन सब में it could be the reverse way as well। अभी हम ऐड कर रहे हैं वीक एसिड में, ये आप ब्यूरेट में उसको ले लो और फ्लास्क में दूसरी चीज ले लो, तब भी ये इंडिकेटर काम करेगा। लेकिन जैसे फिनॉल-3 का ज़्यादा अच्छा यूज तब होगा जब कलरलेस से कलर पे, वहाँ पे गलतियाँ होने के, एंड पॉइंट मिस होने के चांस कम है। आपके पास पहले कलर है, अब कलर वीक कब होते होते कलरलेस है, तो ये विजुअलाइज होना रिलेटिवली गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या आपको कलर दिख रहा था, जब आपकी आई भी किस चीज़ के लिए ज़्यादा ट्रेंड है, कलरलेस से कलर को इजीली विजुअलाइज करेंगे, पर कलर था और कलरलेस हो गया तो 1-2 पॉइंट मिस होना, आईज में लोग परसिस्टेंसी रह जाता है। तो आपको हो सकता है कि जब कलरलेस आपका हो भी गया तब भी आपको लग रहा है कि पिंक कलर जैसा ही है, तो वहाँ पे गलती चांसेस ज़्यादा। अगर चॉइस अवेलेबल है कलरलेस और कलर में, तो बेटर चॉइस विल बी कि एंड पॉइंट पे कलरलेस से कलर जाए, ना कि कलर से। तो ये इसमें कोई नो सूटेबल इंडिकेटर। अब जिसको हम मतलब जिस चीज के लिए शुरुआत की थी हमने, अब हम ये तो एक इंडिकेटर की बेसिक थ्योरी का टाइट्रेशन मतलब डबल इंडिकेटर का सिचुएशन। यूज ऑफ अब जैसे मैं Na2, मेरे पास मान लो Na2CO3 हमारे पास Na2CO3 है, ये खुद क्या है, अगर इसका सॉल्यूशन एक्वस तो क्या होगा, बेसिक एसिडिक क्या होगा, basic it's a salt of strong base, weak acid. Na2CO3 will be more basic than ammonia NaHCO3, क्योंकि NaHCO3 में क्या अभी भी Na है तो H2CO3 है, पर H2CO3 का एक H अभी भी है,
तो NaCO3 is less basic than Na2CO3 पर more basic than pH 7 से, और NaOH is even stronger base than Na2CO3। तो अगर हमने Na2CO3 से स्टार्ट किया और HCl है, तो ये बेसिकली क्या है, Na प्लस और कार्बोनेट है। तो यहाँ पे पहले क्योंकि कार्बोनेट H प्लस को लेके HCO3 बनाएगा, HCO3 H प्लस को लेके H2CO3 बनाएगा, बट जब तक आपके पास कार्बोनेट अवेलेबल है, द मेन रिएक्शन विल बी कार्बोनेट और H प्लस। एक कार्बोनेट को H प्लस से रिएक्ट करके HCl होने की टेंडेंसी कहीं ज़्यादा है देन HCO3 से H2CO3। इक्विलिब्रियम में सब चीज़ें होंगी, लेकिन मेनली चीज़ क्या होगी, कार्बोनेट विल कन्वर्ट टू HCO3। यानी आपने HCl ऐड किया, पहला एंड पॉइंट क्या होगा, पहला एंड पॉइंट होगा कि ये NaHCO3 बन जाए और NaCl बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा H2CO3 नहीं होगा, तो मेनली होगा, क्योंकि जब कार्बोनेट पूरा ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा तब HCO3 की बारी आएगी H2CO3 पर। जब तक कार्बोनेट अवेलेबल है जिसमें 2 माइनस है, तो H प्लस जाएगा तो, और HCO3 भी बन गया, पर कार्बोनेट अभी भी है, कार्बोनेट 2 माइनस है और HCl 1 माइनस है, तो H प्लस किधर है, 2 माइनस। तो जब तक 2 माइनस वाला कार्बोनेट ऑलमोस्ट कंज्यूम ना हो जाए तब तक मेन चीज HCO3 ही बनेगी, H2CO3 तब तक इतना नहीं बनेगा। तो ये कहलाएगा फर्स्ट एंड पॉइंट, जब ये कंज्यूम हो गया कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एंड पॉइंट। क्या इस एंड पॉइंट को मैं फिनोप्थिलीन के द्वारा बता सकता हूं? Na2CO3 is quite high, more basic than NaCO3, इसका pH somewhere 11 और के आसपास होगा, और NaCO3 भी बेसिक है, बेसिक है, लेकिन रहेगा मतलब ऐसे नहीं कि 7 से कम हो जाएगा, बट इसका pH समवेयर 8 और के आसपास है। तो क्या इसमें मिथाइल ऑरेंज तो काम का नहीं है, येलो से येलो ही है, 11 पे भी येलो, 8 पे भी येलो, पर क्या फ्लोक्सिन काम का है? पहले था आपका कैसे पिंक, और यहाँ पे पिंक से कलरलेस होगा, बट फिर काम तो कोई पिंक से कलरलेस हो गया, ये चीज़। तो ये पहला एंड पॉइंट इंडिकेटर, मतलब अगर इस टाइट्रेशन में आपका एंड पॉइंट फिनोप्थिलीन से आया है, तो इसका मतलब रिएक्शन अभी इस स्टेज तक पहुंची, Na2CO3 से NaHCO3। अब आपने और HCl ऐड किया, फिनोप्थिलीन अपना काम कर चुका है, फिनोप्थिलीन अगर रखा हुआ भी है तो कलरलेस हो चुका है, अंदर रहने दो सॉल्यूशन में, तो कलरलेस रहेगा, पर HCl तो अपना रिएक्ट करता जा रहा है, NaCl और H2CO3 बन गया, दिस इज वाटर एंड CO2। ये सब जब एंड पॉइंट पहुंचेगा तो इस समय pH आपका 3 और के आसपास पहुंच जाएगा, 4.5 से कम हो जाएगा। तो फिनोप्थिलीन तो काम का नहीं है, पर अगर मैं इसमें मिथाइल ऑरेंज भी ऐड करके, तो फर्स्ट एंड पॉइंट तो मिथाइल ने कुछ नहीं किया, येलो था येलो ही रहा, यहाँ कर रहा है येलो से है ना, कि pH इज दिस इज सेकेंड एंड पॉइंट। इस टाइट्रेशन में डबल इंडिकेटर यूज हुआ, पहला एंड पॉइंट NaHCO3 ने दिया, दूसरा एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज येलो से रेड हो रहा है, मतलब आपने मानो किसी सॉल्यूशन डाल रहे, आप अगर फर्स्ट मतलब आपने अगर
पिंक से कलरलेस मिस कर दिया, मतलब इसमें एक्चुअली एक्शन नहीं ऐड करते, ऐड करते हैं मिथाइल ऑरेंज पहले एंड पॉइंट के बाद। ये अदरवाइज तो क्या होगा, पिंक के साथ येलो भी बन जाएगा तो ऐसे भी कलर नजर नहीं आएगा। तो इसमें ऐड शुरुआत में दोनों नहीं करते, पहले फिनोक्सिन ऐड करते हैं। तो क्या होता है, पिंक जब वो पिंक से कलरलेस हो गया, पहला एंड पॉइंट पहुंच गया, जैसे पिंक से कलरलेस हुआ, फिर मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, अभी येलो होगा, और फिर HCl ऐड किया, और वो जब रेड हो गया तो सेकेंड एंड पॉइंट। तो इससे आपको लग जाएगा कि पहले एंड पॉइंट पहुंचने के लिए कितना HCl यूज करना पड़ा, दूसरे के लिए कितना यूज करना पड़ा। आप अगर मिथाइल ऑरेंज शुरुआत से लोगे तो यू कैन रीच द सेकेंड एंड पॉइंट डायरेक्टली, येलो से जब रेड पहुंचेगा, क्योंकि पहले वाला इंडिकेट ही नहीं हो पाएगा। केवल अगर फिनोक्सिल लोगे पहला मिल जाएगा, दूसरे को इंडिकेट करने के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है। पर अगर केयरफुली पहले फिनोक्सिल फिर मिथाइल ऑरेंज यूज करो तो आपके पास दोनों फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट में कितना कितना HCl यूज हुआ ब्यूरेट रीडिंग से मिल जाएगा। अच्छा, अगर टाइट्रेशन में आपके पास Na2CO3 भी है, मिक्सचर में NaHCO3 भी है, और पहले फिनोक्सिल यूज किया, कलर पिंक होगा। HCl ऐड करोगे तो HCl पहले किससे रिएक्ट करेगा, अगर Na2CO3 और NaHCO3 दोनों है सॉल्यूशन, तो HCl पहले किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट इज more negative to charge and carbonate is more basic than HCO3, तो कार्बोनेट पहले करेगा, HCO3 आएगा। यानी पहला एंड अभी भी वही आएगा कि HCO3 जब बन गया प्लस जो बचा हुआ अभी तो कुछ नहीं बना, जो मतलब जो आपका शुरुआत से और जो कार्बोनेट से बना पहले ये हो, वो वाला एंड पॉइंट मिलेगा फिनोक्सिल पिंक से कलरलेस, और उसका ऐड करोगे मिथाइल ऑरेंज। फिर वो अब मिथाइल ऑरेंज के जो एंड पॉइंट आएगा वो HCl का कौन सा वॉल्यूम होगा, वो HCO3 दोनों को ही करेगा, क्योंकि अब HCO3 बन भी गया और HCO3 पहले से भी है, पर HCl को उससे कोई मतलब नहीं कि पहले वाला है बाद वाला है, जितना भी HCO3 है उससे रिएक्ट करेगा। अब वो जब एंड पॉइंट पहुंचेगा तो येलो से रेड होगा। अच्छा, अगर आपके पास सॉल्यूशन में NaOH भी, तब HCl सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, NaOH खत्म भी हो गया तब भी pH बेसिक ही रहेगा, Na2CO3 अभी भी है। तो अगर आपने शुरुआत में फिनोक्सिल ऐड किया है तो NaOH खत्म होने पे फिनोक्सिल का कलर नहीं बदलेगा, अगर आपके पास Na2CO3 भी है। तो फिर वो क्या करेगा, मतलब फिनोक्सिल तो अपना कलर तभी चेंज करेगा जब NaHCO3 तक पहुंच जाए, तो फिर Na2CO3 अच्छे से रिएक्ट करेगा, NaHCO3 तक पहुंचेगा, उस समय पहला वो पहला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप केवल एक मिक्सचर ये है, अगर देखा जाए तो इसमें 3 एंड पॉइंट है, वैसे सोचा जाए तो इसमें क्या है, एक बार NaOH पूरा रिएक्ट करेगा, तो अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल है तो ना मिथाइल ऑरेंज ना फिनोक्सिल इस एंड पॉइंट को सजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि NaOH न्यूट्रलाइज होने के बाद भी pH को क्या है, बेसिक ही रहा। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज ऐड करता तब भी येलो ही रहता, और अगर मैं फिनोक्सिल ऐड करता तब भी वो पिंक ही रहता। हाँ, लेकिन जब Na2CO3 NaHCO3 बन जाएगा तब pH 8 के आसपास पहुंचेगा, तो वो कलर पिंक से कलरलेस हो जाएगा, और फिर मिथाइल ऑरेंज ऐड करूंगा, और जिस समय एंड पॉइंट पहुंचेगा NaHCO3 H2CO3 बन जाएगा, मतलब HCO3, उस समय pH 3 के आसपास हो जाएगा, देन येलो से सेकेंड है। तो ये चीज ठीक है। अब इसके कुछ ये लॉजिक तो समझ में आया कि किस तरीके से डबल इंडिकेटर 2 एंड पॉइंट देखे जा सकते हैं। सर H2CO3 किसका मिक्सचर?
H2CO क्या होगा? H2CO3 किसका मिक्सचर है? सही H2CO नहीं, H2CO3 तो मिक्सचर नहीं है। वाटर H2CO3 वाटर है, CO2 डिकम्पोज होकर बना देता है। और इस समय अगर केवल H2CO3 है तो इसका pH जो होता है वो 3 के आसपास लाई करता है। तो उस समय क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज रेड फॉर्म में। और कहाँ से चेंज हो रहा है? pH 5 से ज़्यादा से, यानी येलो था। अब जैसे एक प्रॉब्लम देखता हूँ। लिखो कैसे?
आपका सॉल्यूशन कंटेन Na2CO3 एंड NaHCO3। आपका एक सॉल्यूशन में दोनों है। 25 ml of this solution needed 5 ml of 0.1 normal HCl for titration with phenolphthalein as indicator। अगर मैं इस मिक्सचर का टाइट्रेशन HCl से कर रहा हूँ और phenolphthalein को इंडिकेटर के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, phenolphthalein से मेरा एंड पॉइंट इंडिकेट हो गया, मतलब मैं किस स्टेज को, किस एंड पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ। जब मैं HCl ऐड करूँगा तो HCl किससे रिएक्ट करेगा? Na2CO3। और क्योंकि एंड पॉइंट phenolphthalein ने इंडिकेट किया है, यानी ये वो एंड पॉइंट है जहाँ पे NaHCO3 बन गया। और अगला, क्योंकि NaHCO3 से जब H2CO3 बनता है, उस एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए phenolphthalein कैपेबल नहीं है। phenolphthalein कैपेबल है Na2CO3 शुरुआत में था, या इवन NaOH भी शुरुआत में हो, पर जब NaHCO3 तक की स्टेज पहुँचे, क्योंकि NaHCO3 की स्टेज पे pH 8 के आसपास होता है, और उससे पहले अगर Na2CO3 हो, NaOH हो तो pH ज़्यादा होता है, तो पिंक से कलरलेस। यानी आप इस स्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा होगा ये वाला, और जो NaHCO3 पहले से प्रेजेंट है वो रिएक्ट ही नहीं किया होगा, ये बन गया और ये भी रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि HCl को पहला मौका इससे रिएक्ट करने का मिलेगा, और एंड पॉइंट आपने phenolphthalein से बताया, मतलब अभी आप इसी स्टेज तक पहुँचे हो। तो अगर आपके तो क्वेश्चन में ये होगा कि यानी इस वाले केस में जो आपका HCl यूज हुआ है वो अभी इस स्टेज के लिए यूज हुआ है, Na2CO3 को NaHCO3 में कन्वर्ट करने के लिए। द टाइट्रेशन वॉज रिपीटेड विद द सेम वॉल्यूम। अब फिर से, अब इसमें यहाँ पे MuH ऐड नहीं किया, फिर से वापस टाइट्रेशन किया, और अब मिथाइल वैलेंस फ्रॉम द बिगिनिंग लिया। तो मिथाइल वैलेंस फ्रॉम द बिगिनिंग लेंगे तो क्या होगा, वो एंड पॉइंट कब इंडिकेट करेगा? मिथाइल वैलेंस इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिकेटिंग एंड पॉइंट एट NaHCO3 स्टेज, यानी आई होगी, लेकिन आपको जब मिथाइल ने इंडिकेट किया तो उस समय रिएक्शन क्या हो चुका होगा? NaHCO3 बना, फिर NaHCO3 जो बना और जो पहले से था वो भी रिएक्ट करके H2CO3 बन गया। वो जब हुआ होगा तब आपको मिथाइल वैलेंस ने अपना येलो से रेड किया होगा। यानी जब मिथाइल वैलेंस आपको इंडिकेट कर रहा है इस समय, उस समय आप क्या क्या स्टेज रिएक्शन पार कर चुके हो? Na2CO3, NaHCO3 और फाइनली H2CO3, और जो पहले से NaHCO3 प्रेजेंट था वो भी H2CO3, यानी वही सेम सॉल्यूशन। तभी देखो ये ज़्यादा भी यूज हुआ, यहाँ तक तो केवल ये यूज हुआ था 5 ml, पर तो इसने इसको भी रिएक्ट किया, HCl ने इसको भी रिएक्ट किया, तो डेफिनेटली ज़्यादा यूज होना चाहिए, होगा। तो हमें निकालना ये है कि अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इन द सॉल्यूशन, यानी जो 25 ml सॉल्यूशन है उसमें कितना Na2CO3 है, कितना NaHCO3। मान लेते हैं इसका x ग्राम है, अब पहले डेटा को फिर से पकड़ते हैं। पहले डेटा में अगर एंड पॉइंट phenolphthalein के संग आया है तो क्या हुआ, रिएक्शन कहाँ पहुंची होगी? यानी आप ओनली इस रिएक्शन की ही बात कर रहे हो। phenolphthalein के संग एंड पॉइंट आने का मतलब रिएक्शन NaHCO3 की स्टेज तक ही पहुंची। HCl का, ये एसिड बेस रिएक्शन, HCl का इनफैक्टर 1 है, तो 0.1 नॉर्मल 0.1 मोलर भी है, तो आपका कितना मिलीमोल यूज हुआ यहाँ पे? 0.5, यानी इसके मिलीमोल भी कितने होने चाहिए? 0.5। तो इसके मिलीमोल 0.5 मतलब मोल्स 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 5000।
इतने मोल तो इसका मास कितना होगा, मोलर मास 106, मास कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 106, 106 इंटू 5 कितना हो गया 530, और ये 530 इंटू दिस 0.053 ग्राम बैलेंस दिया। क्वेश्चन में इस बारे में इस बात से फर्क पड़ेगा कि अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, 25 ml फिर से लिया और मिथाइल बिगनिंग से ऐड किया, तो ये वाली रिएक्शन फिर से होगी। एक ये भी तरीका हो सकता था कि यहाँ तक पहुँच गए, अब मिथाइल ऐड किया, तो अगर मैं कंटिन्यूएशन मिथाइल ऐड करता तो मैं ये स्टेज को फिर से फाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास क्या होता, NaCO3 जो बन गया और NaCO3 जो पहले से प्रेजेंट है, तब HCl केवल उसको यूज अप करता और HCl का वॉल्यूम कम यूज होता क्योंकि ऑलरेडी कुछ वॉल्यूम यूज पहले ही कर चुके। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रे भाई हम फिर से एक नया फ्रेश स्टार्ट किए, बट सेम वॉल्यूम से स्टार्ट किए, सेम सॉल्यूशन का सेम वॉल्यूम लिया, यानी अमाउंट फिर से x और y हो गया, x तो निकाल चुके हैं। अच्छा कभी का यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने 40 ml सॉल्यूशन लिया, सेम सॉल्यूशन का, x आप निकाल चुके 25 में, पर सेम सॉल्यूशन अगर मैंने 40 ml लिया, क्या मतलब कि अब अमाउंट x और y तो नहीं होंगे, लेकिन मैं x और y के टर्म में वैल्यू आता हूँ। कैसे भाई, उस सॉल्यूशन 25 ml में x था, एक में x बाई 25 होगा, 40 में 40x बाई 25 हो जाएगा उसी चीज़ में, मतलब x के टर्म में ही मैं इसमें NaCO3 का मतलब 50 ml लिया तो कितना जाएगा 2x। तो कहेगा ऐसा भी हो सकता है, यहाँ तो ना इशू नहीं है, यहाँ तो सेम सॉल्यूशन लिया है, सेम वॉल्यूम लिया, मतलब फिर से x और y। तो कभी का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि आपका नया मतलब उसमें नया वेरिएबल इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x के टर्म में ही आएगा, लेकिन वो x नहीं है, मास, ठीक है ना, मतलब नया वेरिएबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप x y 25 ml में x y था तो 75 ml में 3x 3y हो जाएगा, 60 ml में उसी रेशियो में हो जाएगा। अच्छा अभी तो 25 ml ही है, तो अब एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज बताना है, तो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट NaCO3 स्टेज तो दिखाएगा नहीं, यानी मिथाइल ऑरेंज के जगह अब आप एंड पॉइंट पता करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एंड पॉइंट कब मिलेगा, जब रिएक्शन फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी होगी, यानी ये Na2CO3 ये पूरा रिएक्ट कर चुका होगा कहाँ तक, H2O CO2O 2NaCl, और जो NaCO3 पहले से अवेलेबल था, ये x ग्राम है ये y ग्राम है, ये भी रिएक्ट करके, बात समझ में आ रही है, तब आपको मिथाइल ऑरेंज ने एंड पॉइंट इंडिकेट किया होगा। मिथाइल ऑरेंज डज नॉट इंडिकेट द एंड पॉइंट एट NaCO3 स्टेज, मिथाइल ऑरेंज से एंड पॉइंट मिला, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आपकी इस स्टेज तक पहुंच गई। तो ये जो आपने HCl यूज किया, HCl का यहाँ भी एंड फैक्टर दोनों जगह बनी है, तो टोटल मिलीमोल कितने यूज हुए, दोनों जगह मोलैरिटी 0.1 ही है, तो 12.5 ml इंटू 0.1 1.25 मिलीमोल यूज हो गए। अच्छा यहाँ पे ये हम निकाल चुके हैं कि इसके मिलीमोल कितने हैं, ऑलरेडी निकल चुका है 0.5 मिलीमोल Na2CO3, तो ये कितना यूज होगा, ये हो जाएगा 1 है ना, डबल 0.5 तो ये कितना जाएगा 1, तो बचा हुआ कितना यूज कितना होगा टोटल 1.25, तो यहाँ कितना मिलीमोल यूज हुआ होगा 0.25, इसका टोटल कितना है 1.25 मिलीमोल, तो 1 यहाँ यूज हो गया, तो ये तो काम खत्म हो गया, तो हम कैलकुलेट कर भी चुके, ये 0.25, तो ये कितना 0.25 बैलेंस रिएक्शन है, 0.25 मिलीमोल, यानी
25 इंटू 10 पावर -5 मोल्स, है ना। मास इंटू 84, इसका मोलर मास 84 आता है। तो 25 इंटू 84 इंटू 10 पावर -5, तो ये आपका हो जाएगा 0.25 इंटू 84 10 पावर -3, 1/4, 1/4 84/4 हो जाएगा 21.021। यानी उस जो 25 ml सॉल्यूशन है उसके अंदर 0.053 ग्राम Na2CO3 है और 0.021 ग्राम आपका NaHCO3। समझे? 2 मिनट देखो, इसको देखो, फिर एक बार इसी को जैसा वेरिएट करते हैं। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन में डेटा वेटा कुछ नहीं बदलते, इतना सब आप बोलते हैं कि यहां तक तो बिल्कुल सेम चीज। अभी नौ मिथाइल ऑरेंज क्या सब बदल दिया, पहले वहां तक वही है, अब मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया, इट इज इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम इट, यू कैन नॉट डू अदर वे। पहले मिथाइल ऑरेंज के फ्रॉम वो तो खत्म हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज के कंटिन्यूएशन में फ्रॉम कंटिन्यूएशन मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम से पहला एंड पॉइंट आ गया, अब हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, फिर से रिपीट नहीं किया, मिथाइल ऐड कर दिया, एंड देन टाइट्रेशन कंटिन्यू टिल सेकेंड एंड पॉइंट इज रीच्ड। और उसके लिए मान लो इतना चीज लगा, इतना लगा। तो अब पूछा गया कि भाई 25 ml सॉल्यूशन में क्या क्या चीज है। तो पहला तो वही डेटा कि Na2CO3 पहले फर्स्ट एंड पॉइंट जो कि फिनोक्सीलीन के संग आया, Na2CO3 प्लस HCl, NaHCO3 प्लस NaCl, तो इसका 5.5 मिलीमोल, तो इसका भी 0.5 मिलीमोल। मास जो कि X है 0.5 इंटू 10 पावर -3 इंटू 106, तो 50.053, ठीक है, ये तो वही आ गया। अब आपके पास ये बन चुका है, ये कितना बन चुका होगा 0.5 मिलीमोल। अब आपने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया कंटिन्यूएशन और एंड पॉइंट पहुंचाया, यानी अब HCl किससे रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करेगा ये जो NaHCO3 बन गया और पहले से जो, अब उसको Na2CO3 से HCl बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी 12.5 ml जो दिया है वो इन दोनों के लिए दिया है, तो आपका आंसर में आंसर भी अलग आ जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, ये हो गया मान लो y ग्राम NaHCO3 प्लस HCl, और इसमें दोनों NaHCO3 है, पहले वाला और बनने वाला, तो ये 0.5 मिलीमोल। अगर ये y ग्राम है तो इसके मिलीमोल कितने आएंगे, y/100 से 184 इंटू
1000, ये मिलीमोल प्लस इसके मिलीमोल, HCl कितना यूज हुआ 12.5 ml, ये बन जाएगा NaCl H2CO3, ठीक है। तो ये कितना यूज हुआ 1.25 मिलीमोल, जितने इसके टोटल मिलीमोल उतने इसके मिलीमोल, यानी 0.5 प्लस y/84 इंटू 1000 इक्वल टू 1.25। ये हो गया y/84 इंटू 1000 इज 0.75, y इंटू 1000 इज 0.75 which is 3/4 into 84 यानी 63, तो y is 0.063। इस वाले में आंसर ये हो गया कि Na2CO3 तो 0.053 था और ये 0.06 असल में। तो थोड़ी सी लैंग्वेज से कुछ हम लोग तैयारी करते हैं इसको। एक क्वेश्चन हाँ, लेकिन अगर बेसिक आपको मालूम हो क्या रहा है तो डजंट मैटर कैसे भी दिया आप उसको, दोनों बातें समझ आ रही हैं कि पहले वाले में क्या चीज़ थी और दूसरे वाले में क्या फ़र्क है। एक क्वेश्चन देखो,
what will be the what will be tighter reading? What will be tighter reading? मतलब वही ब्यूरेट की रीडिंग उस टाइट्रेशन में कितना वॉल्यूम यूज होगा। देखो ये 50 ml of a solution containing 1 gram each of NaOH भी आ गया। अब HCl जब इससे रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। पर NaOH से रिएक्ट करके जब एंड पॉइंट पहुंच भी जाएगा तब भी उसको इंडिकेट ना मिथाइल ऑरेंज कर पाएगा ना फिनोक्सिल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि NaOH को पहले ये सॉल्यूशन बेसिक था, हाईली बेसिक था। NaOH HCl रिएक्ट किए, NaCl बन गया, विच इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, बट स्टिल यू आर हैविंग बेसिक सॉल्ट। pH विल बी इन द बेसिक रेंज, इन द रेंज ऑफ 11 के आसपास, 10 से बड़ा। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज दे रहे थे तो येलो येलो ही रहा, फिनोक्सिन भी पिंक पिंक ही रहा। आपने पिंक लिया, पहले फिनोक्सिन लिया, वही लेना भी चाहिए, बट NaOH के कंज्यूम होने से मन वहाँ पे आप दिमाग में कुछ भी सोच दो कि NaOH के संग पूरा रिएक्शन इज द फर्स्ट एंड पॉइंट, बट दिस इंडिकेटर विल नॉट बी एबल टू शो दैट एंड पॉइंट। तो आपको जो एंड पॉइंट मिला वो कौन सा हुआ? जब उसके बाद Na2CO3 NaHCO3 यानी आपने जब फिनोक्सिन को केवल यूज किया है तो उस समय इसने इंडिकेट एंड पॉइंट जब किया तो आपकी रिएक्शन क्या क्या हो चुकी होगी? NaOH पहला मौका यही को मिलेगा रिएक्ट करने का, करेगा NaCl वाटर, और उसके बाद Na2CO3 प्लस HCl NaH NaCl, वो जो है NaCO3 पहले वाला जो प्रेजेंट है 1 ग्राम, वो अभी तक रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा और ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो इसके लिए HCl कितना लगेगा? इसके लिए HCl कितना लगेगा? तो ये 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये 1 ग्राम मतलब कितना मोल? 1/40। तो कितना मिलीमोल? 1000/40। तो इतने ही मिलीमोल इसके होने पड़ेंगे, है ना? 1000/40। यहाँ 1 ग्राम कितने मिलीमोल? 1000/106। इतने इसके मिलीमोल यहाँ भी होने पड़ेंगे 1000/106। एंड टोटल मिलीमोल कितना चाहिए? 1000/40 प्लस, फॉर दैट मोलैरिटी से यहाँ पे नॉर्मलिटी 1 दिया है, फैक्टर 1 है तो मोलैरिटी भी दोनों केस में 1 ही है। तो मोलैरिटी 1 इंटू, तो ये सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड फॉर रीचिंग फर्स्ट एंड पॉइंट इस केस में। बात समझ में? ये वाला ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फ्रॉम द बिगिनिंग। मिथाइल ऑरेंज ही यूज किया फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी मिथाइल ऑरेंज तो जब एंड पॉइंट बता रहा है, कब बता रहा होगा? बिल्कुल आखिरी में। NaOH NaCl बन गया, फिर Na2CO3 NaHCO3 बना, और NaHCO3 और NaHCO3 जो पहले से प्रेजेंट है वो मिलके H2CO3 बना, तब मिथाइल ऑरेंज येलो से रेड अपना कलर बदलेगा, यानी आपकी रिएक्शन पूरी खत्म। तो यानी जब ये बात हुई तो उस समय रिएक्शंस हुई NaOH प्लस HCl
अब इसको जाओ कंप्लीट पूरा लिख दो, ये H2CO3 तक पहुंच गया होगा। और NaCO3 जो पहले से प्रेजेंट है वो भी NaCl+, ठीक है। इसके मोल 1/40 × 1000 मिलीमोल, तो इसके भी इतने ही मिलीमोल होने पड़ेंगे, है ना। इसके 1/106 × 1000, तो इसके कितने होने पड़ेंगे, 1 से 2, इतने से ट्वाइस, 2 × इसके मिलीमोल, और ये 1/84 × 1000, तो उतना ही इसके मिलीमोल। टोटल मिलीमोल एक्सेल कितना लगेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल मिलीमोल्स HCl needed is 2000/106 plus 1000 this should equal to V into मोलैरिटी है सभी में, एन फैक्टर 1, तो मोलैरिटी सभी का 1। सॉल्व दिस, ये V1 का, ये V2 सेकंड आंसर। इस समय इतना वॉल्यूम, इस समय इतना वॉल्यूम फ्रॉम द बिगिनिंग, ये इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। NaOH से NaCl, Na2CO3 से NaHCO3, फिर H2CO3, और पूरा पहले वाले ओरिजिनली प्रेजेंट NaHCO3 से H2CO3। थर्ड, पहला वाला आंसर आता है 34 है, वो वैल्यू 34 है। दूसरा आंसर आएगा ये वाला 55.8 है। अच्छा, वैसे तो मुझे लॉजिकल बात क्या है, ये बोल रहे हैं मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट विथ फंक्शन। अच्छा, मैं अगर मान लो इंडिकेटर नहीं भी यूज कर, इंडिकेटर तो मेरी सहूलियत के लिए है कि मुझे एंड पर रिएक्शन तो अपना ही चल रहा है, आप इंडिकेटर से इंडिकेट करो ना करो उसी का लेंगे। यानी सेकंड वाले केस में फ्रॉम द बिगिनिंग जितना मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन हो सकता था वो हो गया, NaOH हो गया, फिर NaHCO3, Na2CO3 से NaHCO3, फिर NaHCO3 H2CO3 बन गए दोनों। तो टोटल वॉल्यूम यूज आपका कि पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग अगर न्यूट्रलाइजेशन किया जाए तो HCl कितना लगता है, 55.8। केवल फिनोप्थलीन को लेते हुए NaOH को न्यूट्रलाइज और Na2CO3 को अप टू द NaHCO3 न्यूट्रलाइज करने में कितना लगता है, 0.34 है। तो अगर मैं उसके बाद कंटिन्यूएशन मिथाइल ऑरेंज ऐड करूँ तो मेरा कितना न्यूट्रलाइजेशन बचा है, 34 तो मैं यूज कर चुका हूँ। तो जो बाकी अब ये जो तीसरा आंसर है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ 55.8 तो पूरा ही नहीं। मैं इसको वैसे भी सॉल्व करूंगा कि कैलकुलेशन करके, लेकिन लॉजिकली सोचो, इस अगर मैंने उसको फिर से सॉल्यूशन नहीं दिया तो 34 ml तो मैं 55.8 का ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो अब मिथाइल ऑरेंज के साथ मुझे कितना लगेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग तो सब कुछ फिर से शुरुआत से हो, और कंटिन्यूएशन में कितना लगेगा, इट इज 55 minus 20 whatever it is। अल्टीमेटली मैं इंडिकेटर यूज करूं, इंडिकेटर रिएक्शन नहीं कर रहा, इंडिकेटर ये बता रहा है कि अगर हमने इस इंडिकेटर को यूज करके एंड पॉइंट निकाला है तो हम किस स्टेज तक की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। HCl को कोई मतलब नहीं आप इंडिकेटर यूज करो ना करो, मुझे तो न्यूट्रलाइज करना है, नहीं यूज करोगे तो न्यूट्रलाइज करेगा
यूज करोगे और प्रैक्टिकल सीधे से लिखोगे, अब ब्लूता यूज करेगा। ये हमारे सॉलिड के लिए कि हम इंडिकेटर से स्टेजेस को एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं यानी कहने के लिए कि इस सॉल्यूशन को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 55 पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं NaOH को कर चुका हूँ और NO2CO3 को NaCO3 तक कर चुका हूँ, तो जो बाकी बची चीज़ें जो NaCO3 बना और जो पहले से उसके लिए जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो यूज होगा। तो ये तो लॉजिकल बात है कि तीसरे केस का आंसर डिफरेंस होना चाहिए। पर अगर मैं सपोज आई वांट टू डू कि भाई चलो वो नहीं दिमाग में आए, तो मैं करूँगा कि भाई यहाँ तक कितना बन चुका है, तो क्या होगा उस पेपर में का सोचते हैं। सर डी बार Na2CO3 प्लस 1 से करने से NaCO3 आया है सर, दूसरे वाले में H2CO3 अलग अलग इधर से सही बचेगा। पहले वाले में इंडिकेटर के फॉर्म में एन ने यूज किया फिनोप्थ्री, तो फिनोप्थ्री इंडिकेटर से मेरा एंड पॉइंट इंडिकेट हुआ, यानी मैं भी कोई टाइट्रेशन कर रहा हूँ इस जगह पे जाके रुक गया, तो फिनोप्थ्रीन की जगह रुका, मतलब फिनोप्थ्रीन ने एंड पॉइंट इंडिकेट किया, मतलब वो कौन सी स्टेज की बात कर रहा होगा कि चीज़ अभी NaHCO3 तक ही बनी है, क्योंकि फिनोप्थ्रीन इंडिकेट करता है जब pH रेंज 8.8 से लेकर 10 वाली हो। तो यहाँ पे जब शुरुआत में आपके पास सॉल्यूशन था ये चीज़ों का, तो ये डेफिनेटली वाज अ बेसिक सॉल्यूशन। फिनोप्थ्रीन you added in the beginning, your color was pink. Then you add HCl. HCl will first react with the strongest base of all the three, that is NaOH. तो NaOH से रिएक्ट कर गया होगा, पर NaOH को न्यूट्रलाइज करने के बाद भी pH अभी भी बेसिक ही रहा होगा, क्योंकि NaCl न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, लेकिन Na2CO3 जो सॉल्यूशन में है वो अभी भी इतना बेसिक है कि उस pH 11 मोल के आसपास हो, तो अभी भी आपकी फिनोप्थ्रीन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पिंक ही रहेगा। अब और HCl ऐड किया तो अगली मौका मिलेगा किसको, Na2CO3 को, वो NaHCO3 तक बना, तो NaHCO3 तक बना, तो अब आपका NaHCO3 है और NaHCO3 पुराना वाला भी है, तो अकेला NaHCO3 अभी जो है उस समय सॉल्यूशन का pH होगा 8 के आसपास, मतलब पिंक हैज़ बीन चेंज टू कलरलेस। तो आप क्या बोलोगे, हमें पहला एंड पॉइंट आ गया। आप अगर आप इस बात को मिस कर गए और आप और HCl ऐड कर दिए तो कलरलेस तो अभी हो चुका है, फिर कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर आप टाइट्रेशन को प्रॉपरली विजुअलाइज वो कर रहे हो, देख के कर रहे हो, तो जैसी कलरलेस तो आप रुक गए, मतलब आप कौन से स्टेज पे रुक गए, एंड पॉइंट हो जाए जब NaHCO3 ही बना। सेकंड वाले में क्या है, हमने मिथाइल ऑरेंज को यूज़ किया, यानी मिथाइल ऑरेंज जब अपना कलर चेंज करेगा, अब मिथाइल ऑरेंज की शुरुआत में क्या स्थिति होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग लिया तो मिथाइल ऑरेंज इन अ बेसिक सॉल्यूशन यानी येलो, अब आपने NaOH के HCl से रिएक्ट हुआ, NaCl बन गया, बट स्टिल बेसिक सॉल्यूशन, हल्का सा कम हो जाएगा क्योंकि NaOH खत्म हो गया, पर स्टिल 11 के आसपास रहेगा, तो येलो। Na2CO3 NaHCO3 बन गया, यानी केवल NaHCO3 हो गया, विच इज स्टिल 8 के आसपास, फिर मिथाइल ऑरेंज येलो। तो अभी थोड़ा रुक जाओगे, अभी तो आपका एंड पॉइंट तो दो पहुंच चुका, लेकिन आप तो मिथाइल ऑरेंज के कलर चेंज होने का वेट कर रहे हो, आप तो उसी आपके पास तो वही एक सहारा है। अब आप और आगे बढ़े, जिस समय अब ये दोनों NaHCO3 मिलके H2CO3 बन जाएंगे, उस समय pH 3 के आसपास पहुंच जाए और मिथाइल ऑरेंज येलो से रेड हो जाए। हम लोग भी अब एंड पॉइंट आ गए, तो आपने जब रुके एंड पॉइंट आपको इंडिकेट हुआ तो रिएक्शन कहाँ तक पहुंच चुकी है। फिनोप्थ्रीन मिथाइल ऑरेंज का रिएक्शन होने, ऐसा नहीं कि फिनोप्थ्रीन यूज करते हो तो रिएक्शन पहले स्टेज तक ही हो सकती है, आप नहीं भी यूज करते तब भी रिएक्शन वही चलती रहती है। आप उसके थ्रू रिएक्शन की स्टेजेस को एनालाइज कर रहे हैं, तो फिनोप्थ्रीन जब आपको एंड पॉइंट बता रहा है तो वो
इंडिकेट कर रहा है कि अभी स्टेज कौन सी पहुंची है, NaOH रिएक्ट हो चुका है, Na2CO3 NaHCO3 तक बन चुका है। मिथाइल ऑरेंज बता रहे कि सब कुछ हो चुका है। बात समझे? तो इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग। अब क्या बात है कि पहला पहुंच गया, ये बात चीज। एक कंफ्यूजन क्या रहता है जब बुक्स में लिखा होता है फिनोक्सिल यूज रिएक्शन के, तो दिमाग में रहता है कि फिनोक्सिल यूज करता है मतलब रिएक्शन इतनी ही हो सकती है। ऐसा नहीं, रिएक्शन को अपने होने से फिनोक्सिल की प्रेजेंस से कोई नहीं देता, क्योंकि फिनोक्सिल ने आपको इंडिकेट किया, आप इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हो कि भाई फिनोक्सिल ने अपना कलर चेंज किया, आप एज ए एक्सपेरिमेंट जब काम कर रहे हो तो उसका मतलब है कि उस समय तक तो स्टेज ऑफ द रिएक्शन पहुंची है। समझे? अब जैसे अब क्या बोल रहा है कि शुरुआत में पहले फिनोक्सिल है, पहला एंड पॉइंट पहुंच गया, तो पहला एंड पॉइंट पहुंच गया मतलब क्या चीज हो चुकी है, NaOH से ये जब आपने फिनोक्सिल यूज कर रहे हो और ये Na2CO3 ठीक है, और यानी ये बन चुका है, और NaCO3 जो पहले से था उसे अभी तक कोई वो भी अभी है, पहले से जो प्रेजेंट था कहीं इसी स्टेज तक पहुंचा है चीज। तो इस जब केवल NaCO3 प्रेजेंट है तो उस समय सॉल्यूशन का pH 8 के आसपास है और वो 11 से चेंज हो गया है, तो फिनोक्सिल विल शो पिंक टू कलरलेस। तो ये हुआ। अब आपने फिर से ले लिया सॉल्यूशन, यू हैव टेकन मिथाइल ऑरेंज, अब आपने ऐड कर दिया, यानी इतना जो हो चुका है मैं अब और जनरली किया ऐसे ही करता है, क्वेश्चन के लिए वो अलग होता है फिर से पूरा लिया, बट नॉर्मली हम जब डबल टाइट्रेशन मतलब ये होता है एक कंटिन्यूएशन में दोनों एंड पॉइंट को एनालाइज। तो अब ये मेरे पास क्या था 1 ग्राम, ये 1 ग्राम, तो इसके मिलीमोल, तो ये तो इतना काम का नहीं है, ये कितने, इसके कितने मिलीमोल 1/106 × 1000, तो ये कितना बन गया सेम, 1 से 1, और ये कितना है 1/84 × 1000, ये तो इससे बना इसलिए इसके जितने मिलीमोल उतने ही इसके मिलीमोल, और ये 1 ग्राम खुद है। तो अब आपके पास, अब आपने मिथाइल ऐड किया, इस स्टेज तक रिएक्शन पहुंच चुकी है, अब मिथाइल ऑरेंज के अब आप HCl ऐड करते गए, मिथाइल का अभी कलर क्या होगा, ये फिर pH 8 के आसपास, पर अब जब एंड पॉइंट, जब NaCO3 दोनों NaCO3 या मिलके लिख देंगे, अब रिएक्शन क्या होगी, NaCO3 टोटल मिलीमोल कितने हो गए 1000/106 प्लस ये HCl से रिएक्ट करेगा H2CO3, और ये जब बन जाएगा तो pH पहुंच जाएगा 3 के आसपास, एंड मिथाइल ऑरेंज विल चेंज येलो टू रेड, एंड सेकेंड एंड पॉइंट आ गया। तो ये स्टेज, तो इस समय जो वॉल्यूम लगेगा V3, ये V3 वो वॉल्यूम है जो कि इतने स्टेज में लगेगा, इस चेंज में मिथाइल ऑरेंज जो आपने ऐड किया आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, इसके मिलीमोल इक्वल टू इसके मिलीमोल, तो मोलैरिटी तो 1 ही है, तो 1000/106 प्लस 1000/84 V3, you solve it, you will get 21 point, जो डिफरेंस है चाहे तो 55.8 माइनस 34 करो तब भी 21.8 आएगा।
तो ये आ गया तीसरे केस में, जब आपने कंटिन्यूएशन में पहले एंड पॉइंट के बाद, ठीक है। एक्चुअली इस रिएक्शन में एंड पॉइंट तो 3 मिल रहे हैं, पहले NaOH न्यूट्रलाइज हो रहा है, फिर Na2CO3 हाफ न्यूट्रलाइज हो रहा है, और फिर NaCO3 फाइनली H2। पर हम सेकेंड और थर्ड स्टेज के लिए हमारे पास चॉइसेज हैं, बट हम ये वाला बताना बहुत मुश्किल है, हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटर इन दोनों में नहीं है कि NaOH जब खत्म हो गया वो वाला एंड पॉइंट ऐसे हो गया। एटलीस्ट दीज 2 इंडिकेटर्स का क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। बात समझ में, चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैसे भी वैल्यूएशंस करते हैं, वॉल्यूम कितना लगा, मास कितना हुआ, ये सब सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है, व्हाट है। बात समझने की कि क्या इंडिकेटर्स के सब कौन से रिएक्शंस दी जा रही हैं, किस स्टेज तक पहुंची, ठीक है। ये आज ही खत्म करेंगे। तुम लोग जुलाई में तुम लोग का अगर छुट्टी का वो शेड्यूल तो आ ही चुका होता है, देते ही है ना, पहले से ही मिला हुआ होता है, तो एक वो मुझे देना, तो मैं जुलाई में आई वांट टू टेक इन मॉर्निंग, सबकी छुट्टी होगी तो 7, 8, 10 क्लास एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ, मतलब जब सब फ्री होंगे, क्योंकि उस समय क्या होगा कि दिस टाइम हमको मतलब आई वांट टू कंप्लीट, मतलब एक तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ से, आई थिंक मैं शेड्यूल भेजूँगा, हर वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे रात में 1-1 घंटा, मतलब हर वीक में एक चैप्टर को ऑनलाइन रिवाइज करेंगे, और उसका असाइनमेंट मतलब मैं क्या करूँगा कि जो 22 से पहले के जेई मेन के उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से 20 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स लेके जिससे पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स PYQs होते हैं कि वो करना पॉसिबल नहीं है और ना उसकी ज़रूरत है। तो उस 22 तक के जो 21 तक के जो PYQs हैं जेई मेन के, उसमें से सेलेक्टिव 20-25 PYQs में 2 क्लासेज में डिस्कस करूँगा। उससे पहले तुम लोगों को उस चैप्टर का एक हैंड रिटन नोट भेजूँगा फॉर्मूला वाला, तो वो तुम 2-3 दिन देखना। तो उस चैप्टर का जो शेड्यूलिंग है वो मैं इस तरह से कहूँगा कि पहले 11th हो गया चैप्टर, उसमें 11th का रिवीजन भी करना है। तो जो आपका पूरा सिलेबस है अभी, तो ये सिलेबस काफ़ी जेई मेन का काफ़ी रिड्यूस हो गया है, मतलब केमिस्ट्री में तो कह सकते हो, मतलब एक्चुअली रिड्यूस क्या हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो मतलब कह सकते हो करने लायक लिमिट में आ गया। तो अगर पूरे सिलेबस को जेई मेन के अगर हम डिवाइड करें, आई हैव डिवाइडेड इनटू 24 चैप्टर्स, जिसमें क्वालिटेटिव और सभी आ गए, कोई भी चीज़ बची नहीं। तो हमारे पास 24 वीक्स के आसपास हमको 1-2 वीक ज़्यादा ही मिलता है, टिल दिसंबर 10 के आसपास। तो दिसंबर 10 तक हम लोग इन 24 चैप्टर्स को एक वीक में एक चैप्टर रिवाइज करें। तो उस चैप्टर में क्या करें, पहले मैं तुमको कुछ 2-3 पेज के हैंड नोट्स दे दूँगा, फॉर्मूला लिस्ट उसे पढ़ लो, जो यूज़ होती हैं उन वो जेई में क्वेश्चन चाहिए। फिर 2 क्लासेज जो हम लोग जेई में के ऑनलाइन डिस्कशन 20 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। देन 22-23 के जो क्वेश्चन हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो मैं तुमको एज एन असाइनमेंट दूँगा। तो अगले 8-10 दिन में यू डू 2 असाइनमेंट, एंड इस संडे से अगले संडे, मतलब जैसे इस वीक में क्लास हुई हुआ है, तो इस संडे से अगले संडे 1 घंटे का उसका टेस्ट। तो ये मतलब पूरा एक रिवीजन का कह सकते हो इतना हो गया। और एक बार जब 10 दिसंबर तक हम लोग ख़त्म कर देंगे सिलेबस, उसके बाद जो लास्ट के 35 डेज हैं उसमें हम लोग जो इस साल के 20 पेपर हैं वो हम मतलब हर वीक में 4-4 पेपर, 5 वीक में 4-4 पेपर करके हर वीक में, जैसे वीक डेज 1-1 घंटे क्लास में 1 पेपर डिस्कस होगा, संडे को 2 घंटे क्लास ले लेंगे रात को। तो एक वीक में 4 पेपर डिस्कस करके जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। दैट विल बी अ कंप्लीट रिवीजन की तरह हो जाएगा। तो तुम्हारा 24 के जो पेपर्स हैं वो हम टेस्ट वो उस समय करेंगे दिसंबर के मंथ में, दिसंबर जनवरी, दिसंबर का सेकेंड हाफ
जनवरी का फर्स्ट हाफ, और बाकी 22-23 तुम एज एन असाइनमेंट करो, कोई डाउट हो पूछो, और बाकी जो है उससे पहले के उनमें से सेलेक्ट करके क्वेश्चन, समटाइम एक तो कोई एक्स्ट्रा आईटी वाला क्वेश्चन, मान लो कोई कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा अभी तक नहीं है पर बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो आई विल ट्राई टू कवर अप दोज 20 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए, एंड देन यू डू द असाइनमेंट जो करीबन 40-50 क्वेश्चन का होगा। कोई टोटल पेपर्स अगर देखा जाए तो 22 और 23 में करीबन 44-45 पेपर्स हैं, 44-45, तो हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन मान लो, तो 40 से लेकर 50 क्वेश्चन के बीच आपका वो असाइनमेंट बनेगा ईयर में 22 + 23 के मिला, तो उसको उन 10 दिन में करने की कोशिश करो। बाकी जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसे करते हैं, नई चीज़ें, एक पुरानी चीज़ को इसमें में एक वीक में एक चीज़ रिवाइज करते जाओ, उसमें तो आपका क्या होगा, सब कुछ नहीं जल्दी होगा। एंड देन लास्ट के 35 डेज में व्हेन यू विल डू द कंबाइंड पेपर, तो एक कंबाइंड हर चीज़ एक साथ, तो और इतना पेपर कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिए, तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि 20 क्वेश्चन से कम आप आगे करेक्ट करो, पर आफ्टर आउट ऑफ 25 20-21 क्वेश्चन तो करेक्ट केमिस्ट्री 20-21 होते ही आपका 99.5% है प्लस, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, और जुलाई का तो लोग मुझे शेड्यूल भेज दो इन जुलाई, क्योंकि हम सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म कर देंगे, पर कोऑर्डिनेशन हम जुलाई बिगनिंग से भी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक, क्योंकि फिर ऑर्गेनिक ही मेनली पढ़ना है, तो जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में, तो वो हम लोग कम से कम एटलीस्ट वो चैप्टर जुलाई की जो तुम्हारी वैकेशंस हैं उसमें मॉर्निंग में, तो उसमें 6 क्लास लगेगी, क्योंकि हर दिन हम 3 घंटे 2.5-3 घंटे क्लास करेंगे, तो इट विल टेक अराउंड 6 क्लास, तो एक वीक कम से कम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, कोई 1-2 टॉपिक है तो 3-4 दिन, तो जुलाई में मतलब 8-10 एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सुबह। तो तुम अगर वो शेड्यूल मुझे भेज दोगे तो सब कुछ मिला जुला के मैं कंबाइंड जो सबकी छुट्टी है उसके हिसाब से मॉर्निंग में क्लास, ठीक है।